हेलो बच्चों। आज आपका लास्ट पेपर था और बच्चों आज पेपर बहुत अच्छा किया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर फाइनल वाला 5 मई का बहुत बढ़िया होगा। और हम लोगों ने बेटा बहुत आपके थ्रू ये समझ लिया है कि आपने जितना एफएलटी दिया है अब यही मान के आप करिएगा पेपर की जैसे न्यूलाइट का एफएलटी दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बी पॉजिटिव, स्टे काम और कल बिल्कुल अच्छे से माइंड फ्रेश करके अपना रखिए ताकि परसों जो है हम लोग वार कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरू के बेटा क्वेश्चन हम लोग के इस तरह से हैं और सबसे पहले अपने जिस मिशन के तहत हम लोग लगे हुए हैं वो है सिंह सर का सपना। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बच्चों आज के पेपर का पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें हमको बॉडी जो 5 kg मास की है एक्टेड अपॉन एक फोर्स दिया गया है जो हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो कह रहा है देन टाइम एट विच इट विल जस्ट, क्योंकि देखो बॉडी हमारी एक्स वाई प्लेन में जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो पहले तो एक काम कर लीजिए कि इसकी आप एक वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए कि कितनी है इन टाइम t, है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लें कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो आ जाएगा f बाई m। तो बच्चों f की वैल्यू है 3i 4j और डिवाइडेड बाई आ जाएगा m की वैल्यू है 5। तो एक्सेलरेशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये देखिए हम लोगों का एक्सेलरेशन। अब बात ये आ रही है कि हम लोग एक काम करें कि वाई एक्सिस की तरफ हमें निकालनी है। लिखा इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस की, इसका मेथड होता है कि आप एक्स कंपोनेंट निकालकर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालकर उसको जीरो कर लें, क्योंकि उस समय पर जिस समय पर वाई में वेलोसिटी मिलेगी उस समय पर एक्स वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बच्चों आपके पास यहां पर एक्सेलरेशन में आपके पास यहां पर -3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो ये तो हो गया ए एक्स की वैल्यू और ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है, तो ये आ जाएगी -3/5। ये वैल्यू हमारी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, तो u प्लस ए टी। बच्चों ये हम एक्स एक्सिस की ओर ले रहे हैं, हम लोग एक्स एक्सिस की ओर फाइंड कर रहे हैं व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा बच्चों हमें मालूम है यहाँ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू मिल रही है, कितना दिया गया है देखिए u इक्वल टू 6i माइनस का 12j, तो दिस इज ux। तो बच्चों ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vx इक्वल टू 6 प्लस और ax की कितनी वैल्यू है डायरेक्ट यहां से मिल रही है माइनस का 3/5 इंटू आ जाएगा t। अब आपको t का कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं कि कितने समय पर ये पता कर लें कि टाइम डिपेंडेंट x कंपोनेंट वेलोसिटी का आ गया, तो ये पता कर लें कि कब ये जीरो हो जाएगा, तभी तो y एक्सिस में वेलोसिटी मिलेगी। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3/5 t। तो यहां से बच्चों t की वैल्यू कितनी आ रही है ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो t की वैल्यू यहां से आ रही है 3/5, t इक्वल टू 6। ये आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू बेटा आ जाएगा 4 सेकेंड। ये 3 2 जा आ जाएगा और 10 सेकेंड आ जाएगा। 10 सेकेंड में बेटा आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी आपकी अलोंग y कंपोनेंट बचेगी, राइट। तो 10 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बच्चों आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं बच्चों। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बॉडी को ड्रॉप किया गया है h हाइट से। मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास है m, इसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया है और ये बॉडी आपकी क्या कर रही है, जैसे इट एक्वायर मोमेंटम p व्हेन देन मास ऑफ द बॉडी। तो यार मोमेंटम ना
किसी भी बॉडी को जब हम गिराएंगे किसी हाइट से, तो जो भी बेटा इसकी इस समय पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर आकर टच करने से पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों आपको मालूम है फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई, राइट। तो मास निकालना है हमको, तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ई। पी स्क्वायर में टर्म पे आंसर आ रहा है और 2e का मतलब हो गया बेटा आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको यहां पर मास की वैल्यू पूछी गई है, तो आप सीधे 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 वैल्यू पुट कर दीजिए, या आप एक काम कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो यहां से निकली है ऐसा भी कर सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और बेटा इसको हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और यही चीज हमारी आ जाएगी mg आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। अब बताइए m स्क्वायर तो आ ही रहा है, gh इधर ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gh। m लाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, p डिवाइडेड बाई अंडर रूट आ जाएगा 2gh। भाई क्या आंसर है इसका, आंसर बच्चों फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब बॉडी को हम लोग फ्रीली ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो इस समय इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर काइनेटिक है, तो हम ये पता करें अगर कि कितना हमारा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो हम आराम से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मास की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर पी के टर्म्स में दिया गया है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किया भी होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में एक अच्छा क्वेश्चन दिया है 3 नंबर पे, अ ब्लॉक मूव्स, देखिए बेटा, ब्लॉक मूव्स इन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एंगल दिया है थीटा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। समझ रहे हैं बच्चों, इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, बात कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की, तो स्मूथ वाले में ये आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद रखने हैं, जी साइन थीटा, तो a इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा, राइट बच्चों। और अगर रफ वाला सरफेस दिया होता तो रफ वाले में हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो बच्चों ये बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अब कहते हैं ऑन रीचिंग द बॉटम इट इज v, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो v है, तो इसका मतलब स्लाइड किया गया है, और आपको मालूम है अ ब्लॉक मूव्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, और यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, राइट। तो एक बात समझ लीजिएगा कितना डिस्टेंस कवर की है, मान लीजिए s ये वाली, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 2g साइन थीटा और इनटू आ जाएगा s, ये है स्मूथ के लिए, ये स्मूथ सरफेस की बात कर रहा है। अब हम अगर बात करें बेटा, ये स्मूथ सरफेस की बात कर रहा है, अब हम बात करें इफ इट स्लाइड्स रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, रफ वाले का एक्सेलरेशन लगाइए, तो हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ जाएगा, और बेटा s आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब हमारे पास दोनों की दोनों वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर ली। अच्छा बेटा, अब आप एक बात बता दीजिएगा, तो क्या हम लोगों को वेलोसिटी रफ वाले पे उतनी मिलेगी? नहीं, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम रफ वाले पे कुछ घट जाएगी, तो यहां हम v बाई एन करके अगर कर लें तो v स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां से तैयार हो गई। 2g कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस का म्यू कॉस थीटा आ जाएगा, और ये s आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। बच्चों ये और इस इक्वेशन की हेल्प से या इसकी वैल्यू उठा के वहां रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2g साइन थीटा
और इंटू एस इक्वल टू आ जाएगा अपॉन एन स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा 2g, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस आ जाएगा। क्या करना है आप लोगों को, इसको कट कर देना है, 2g से 2g कट कर देना है। बताइए और कितना बचा, एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा इधर आ जाएगा, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा, म्यू को उधर ले आइए, साइन थीटा को इधर ले आइए, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा बेटा, देखिए म्यू कॉस थीटा उधर ले आइए और एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा साइन थीटा। बेटा साइन थीटा है, इसको इधर लाएंगे तो ये टेन थीटा आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये अपॉन एन स्क्वायर अपॉन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें हमें टेन थीटा भी दिया हो, या आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये आ जाएगा म्यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, और ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। अब थोड़ा सा और मैच कराइए आप, तो इसको उधर ले जाएंगे अगर हम लोग, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और टेन ऑफ थीटा। कोई ऑप्शन आ रहा है यहां पर, कोई ऑप्शन आ रहा है यहां से, बेटा हमारा राइट आंसर बेटा देखिए फर्स्ट वाला बन रहा है। देखिए चेक करिए, आंसर मेरा फर्स्ट वाला बन रहा है। तो थोड़ा सा एक बात समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करने वाला आया है कि एक तो स्मूथ सरफेस में बॉडी हमारी स्लोप पे है ना गिर रही है, तो जब स्मूथ सरफेस में हम लोग u0 लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी स्मूथ सरफेस के लिए केवल g साइन थीटा एक्ट करेगा, रफ सरफेस के लिए आ जाएगा तो g साइन थीटा म्यू g कॉस थीटा एक्सेलरेशन वर्क करेगा। डिवाइड करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जरूरी नहीं है कि बेटा थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, लेकिन आए या ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेटा बॉडी ऑफ मास दिया गया है हम लोगों को 2 kg का इनिशियली एट रेस्ट। ये बॉडी हमारी जो है वो बेटा रेस्ट पर है, ठीक। अब ये बॉडी आपकी रेस्ट पर है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑन अ टेबल, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है आपको बेटा 0.1 का काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। कंप्यूट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन 5 सेकेंड। तो एक काम कर लीजिए आप सारे बच्चे, दिस इज mg, दिस इज n, तो आपके पास आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू mg, कितना आ जाएगा 0.1 इंटू m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा बेटा। तो कुल मिलाकर बताइए यहां पर हमारे पास कितना एक्सेलरेशन आया, तो 10 न्यूटन माइनस का 2 न्यूटन इक्वल टू आ जाएगा m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू ए, निकालेंगे तो a की वैल्यू 4 आ रही है बच्चों, a की वैल्यू 4 आ रही है। एक्सेलरेशन जो यहां पर मिल रहा है वो आपको 4 मिल रहा है। अब करना क्या है, हमें निकालना वर्क डन, तो फोर्स मालूम पड़ गया, हमको केवल और केवल फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो उससे निकाल देंगे। डिस्टेंस कवर्ड निकालिए इतने एक्सेलरेशन से, तो इसके आपको ये पता होना चाहिए कि 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है। तो बेटा हम लोग निकालेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू को फाइंड करिएगा। तो बेटा यहां पर हम लोग अगर लेंगे तो इनिशियली देखो कहा गया रेस्ट पर है, तो ये 0 आ जाएगा, रेस्ट पर है, प्लस बेटा आ जाएगा हाफ ए की वैल्यू 4 है, और बच्चों यहां पर t की जगह पर 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 कर देंगे तो 50 आंसर आ रहा है, s की वैल्यू 50 आ रही है। यानी कि हमें अंडर दीज फोर्सेस
डिस्टेंस कवर्ड आ रही है 50। तो बाई फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा इंटू एस। तो बेटा माइनस का साइन आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 2 है, इंटू 50 आ जाएगा, माइनस का 100 जूल इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों का करेक्ट आंसर है माइनस का 100 जूल। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर पे। अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम 2r, एक बॉडी को हमने 2r से गिराया, तो बेटा h हमारी वैल्यू यही तो है, यहां पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी। अर्थ से कितनी ऊंची है, यानी h पर। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द स्पीड ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग, यहां पर निकालनी है, यहां पर हमको निकालनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे सभी बच्चे जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर आकर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों mgh 1 प्लस, अगर हम लोग फाइंड करें वैल्यू तो दी है h बाई आर। तो बच्चों बताइए h की वैल्यू कितनी है 2r, राइट। अच्छा ये क्या है, दिस इज हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास यहां पर mgh और h की जगह पर क्या पुट करेंगे 2r दिया गया है, 2r दिया गया है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस 2r बाई आर। 2r कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा आपके पास बचा, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है mg डिवाइडेड बाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा, 3 आ जाएगा, m से m कैंसिल कर देंगे, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4/3 एंड g इंटू r। तो v की वैल्यू आ रही है बेटा 2/√3 और ये √GR। कोई ऑप्शन आ रहा है बच्चों, कोई आंसर आ रहा है इसका, इसका कोई आंसर आ रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। एक तो 2 बाहर है, √G यहाँ है और √3 यहाँ है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी तरह से लेंदी हो रहे हैं या कभी गलत हो जाता है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगला एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर दिया जाता है तो यही वैल्यू होती है हमारी इसके स्लोप की वैल्यू। भाई देखो स्लोप की वैल्यू निकालना है ना, तो यही तो स्लोप हुआ, और वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज आया। तो बेटा ये नीचे की तरफ है तो माइनस का साइन आएगा। अगली बात बेटा यहाँ पर है, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं तो भी हम लोग कहते हैं 90 से बड़ा एंगल होता है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होता है। तो कुल मिलाकर tan थीटा और tan 45 और a बाई a बराबर x आ गया। माइनस का साइन केवल आप ये समझिएगा यहाँ पर कि जो ऑसिलेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के माइनस के प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करते हैं। और हमें मालूम है बेटा हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड होता है 2 पाई और अंडर रूट, बेटा अगर हम a अपॉन x देखें, x अपॉन a देखें तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी 1। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन से निकाल सकते, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि ये और ये इक्वल है तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी। चेक करो भाई, किसी भी ऑसिलेशन के समय पर हम जब यहाँ पर पहुँच गए हैं, प्रूविंग हो चुकी है, तो एक्सेलरेशन जो हमारा है वो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो बेटा क्योंकि ये और ये इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1, और ओमेगा की जगह होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 1, T इक्वल टू होता है 2 पाई। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुल मिलाकर 2 पाई आ गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं अपने सबसे बढ़िया क्वेश्चन पर, जो हो सकता है कि आपसे गलत भी हो जाए। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन विस्कस लिक्विड इन अ टॉल कंटेनर ऑफ लार्ज हाइट।
टॉल कंटेनर भी कह दिया है, लार्ज हाइट भी कह दी है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो ये आपका पार्ट है ये पुराना ग्राफ है, इसमें ये वाली जो बॉल होती है जब ये गिरती है बेटा एयर में, तो हमको स्टोक फॉर्मूले से ज्ञान ये मिलता था कि एक तो अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर, एक स्टोक फोर्स लगेगा, राइट, और इसमें वेट से बैलेंस होने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। तो शुरुआत में जब बॉडी गिरेगी, बॉल गिरेगी, तो स्टार्टिंग अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग, तो फिर जब फ्लूइड में मूव करने लगेगी ना, ये जो फ्लूइड है एयर मान लेते हैं, तो ये एयर उतना ज्यादा डेंस नहीं है, यहाँ लिक्विड है, तो जब फ्लूइड में एंटर करके ये मूव करेगी तो स्टोक फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी होता है, यानी कि वेलोसिटी जब होगी तभी तो ये लगेगा काम। इसका मतलब है कि ये जो अपथ्रस्ट के साथ साथ एक हमारा जो स्टोक फोर्स वर्क कर रहा है, ये स्टोक फोर्स आपका जब एक्ट करने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 बढ़ना रुक जाएगी। पहले बढ़ रही है, फिर बढ़ना रुक जाएगी, ये टर्मिनल सेट होगी। टर्मिनल वेलोसिटी पर नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस बॉल इज 0, ये समझ लीजिए, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी आती है। ये तो हो गया, लेकिन यहां पर एक एयर मीडियम ले लिया हमने। मान लीजिए हमसे एक लार्ज कंटेनर में, लार्ज हाइट के कंटेनर में कोई बॉडी को गिराएंगे, भाई साहब तो ये बॉडी आपकी गिर रही है, क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा बोली है, तो पहले ये एयर में है और फिर जैसे छपाक से जाएगी फिर ये लिक्विड में एंटर करेगी, वो भी डेंस बोला गया है, विस्कस बोला गया है। तो इसमें इसका जो इसकी डेंसिटी है वो कम, इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। बच्चों यहां पे डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है तो इसका अपथ्रस्ट बढ़ने लगेगा, यानी पहले मिड जर्नी पर अपथ्रस्ट कम था और फिर उसके बाद अपथ्रस्ट ज्यादा हुआ। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, ये हमारा mg के इक्वल हमने इक्विलिब्रियम पर लिया, लेकिन 6 पाई ईटा आरवी जो टर्मिनल वेलोसिटी बनने जा रही है mg माइनस अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट की वैल्यू v सिग्मा g, और v जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम जो एक जैसी नहीं है। यही तो कह रहा है, लार्ज हाइट है, इसका मतलब काफी ऊंची है, ऊंचा हाइट से जब गिराएंगे तो हमें एयर के बाद फिर भी लिक्विड में एंटर करेगी। ये बातें आपको इशारा यहीं से मिलेगा। तो इसका मतलब जैसे शुरुआत में इसकी वैल्यू कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और फिर बाद में इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी। तो कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये ग्राफ हमारा सी वाला जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले ज्यादा फिर घटनी चालू हो जाएगी। तो बेटा इट इज ओनली ड्यू टू लार्ज वेसल, ओनली ड्यू टू लार्ज साइज, और आपको जो साफ साफ 2 लाइन में सारी बातें लिखी गई हैं, तो ग्राफ हमारा ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी वाला नहीं होगा। आप ये मत करिएगा कि आप इसको उठा के यही लगा दीजिए, सर ने बताया था ऐसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो तब लगेगा जब सिर्फ एक मीडियम होगा। यहाँ लार्ज हाइट की में 2 मीडियम आ रहे हैं, एयर भी रहेगी, एयर तो रहेगी रहेगी, उसके बाद डेंसर मीडियम आ रहा है, विस्कस आ रहा है। ठीक, बढ़िया सवाल, सी आंसर, IIT में आया हुआ क्वेश्चन, सी वाला ग्राफ। हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, होल्स जो होते हैं वैकेंसी क्रिएटेड, ये इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो और कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर तब ये होल हमारे डेवलप होते हैं। ठीक, तो ये वैलेंस बैंड में होल बनते हैं, वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारा सपोज आइडियल गैस। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो रिलेशन दिया रहता है उसको के ले लो, और इसमें v, इसमें आप एक काम करो, इसको आप ऐसे रिलेट करो, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा यहां पर k आ जाएगा बच्चों। तो अब आपको एक काम ये कर देना है यहां पर बेटा कि v और p का रिलेशन निकाल लेना है। तो p इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन v, यानी p इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन v की पावर 1/3। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं
यहां पर ये अगर क्यूब रूट भी ले लेंगे ना तो भी ये 1/3 करके ये के कांस्टेंट ही आ जाएगा। अब जरा हम लोग आगे आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी का सहारा लेते हैं। P की जगह पर हम इसको रिमूव करते हैं, P को एलिमिनेट करके, और बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाती है म्यू आर टी। और बेटा V की ये पावर 1 है, 1 माइनस 1/3, 2/3, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है टेम्परेचर के, और ये V1 और ये V2 और होल पावर 2/3, और बेटा ये आ जाएगा T1, ये आ जाएगा T2 होल पावर 1। ठीक, अब हमसे कहता है गैस एक्सपेंड करती है वॉल्यूम नया, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल वॉल्यूम 27 V, इनिशियल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इसी में पुट कर देंगे हम लोग, इधर की तरफ आ जाते हैं। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, पावर कितनी आ जाएगी 2/3, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, और बेटा V से V कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/9, क्यूब रूट ले लिया, T/T2 हो गया, T2 की वैल्यू आ जाएगी 9T। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप इसको लगाने की कोशिश करिए, घबराइए नहीं। मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत आप लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ पावर आवर में कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली होती है। आराम से यहाँ से वैल्यू निकालिए और आइडियल गैस में लगा के रिलेशन फाइंड कर लीजिए। 90 आंसर आ रहा है। 1 मोल मोनो और 1 मोल डाया, मोनो गैस का CV1 आ जाएगा। हमने आपको CV का फॉर्मूला बताया था 353 स्टार R, तो ये आ जाएगा 3R/2, तो ये है बेटा 3R/2। डाया को मिलाएंगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास 5R/2, और इनको मिलाकर μ1 की वैल्यू 1 है, μ2 की वैल्यू 1 है, और CV फॉर मिक्सचर निकालना है। मेरे बच्चों, CV फॉर मिक्सचर अगर निकालेंगे फॉर्मूला होता है μ1 CV1 μ2 CV2 डिवाइडेड बाई आ जाता है μ1 प्लस μ2। प्यारे बच्चों, μ1 की वैल्यू 1 है, CV 3R/2 है, μ2 की वैल्यू 1 है, ये 5R/2 है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा μ1 प्लस μ2 1 प्लस 1। सॉल्व करने पर बेटा यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2R। तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसको कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला तैयार करना है, साथ ही में एक और फॉर्मूला 574 स्टार R रख लीजिए, और ऐसे ही गामा की वैल्यू भी याद कर लीजिए। ठीक बेटा, एक अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेडी स्टेट में हम लोगों को बोला गया है, एक रॉड दी गई है बेटा, और इस रॉड में यहाँ का टेम्परेचर है 100, यहाँ का टेम्परेचर है 0, और पूरी की पूरी A से लेकर B तक लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, राइट। और बेटा आपको बोला गया है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द पॉइंट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम A। यहाँ से 6 सेंटीमीटर अगर है तो इसका टेम्परेचर थीटा ले लीजिए, तो ये बचा 14 सेंटीमीटर। इससे मतलब नहीं है, आपको 6 सेंटीमीटर का टेम्परेचर निकालना है। करंट बराबर करिए, कंसेप्ट होता है जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, और करंट निकालने का मेथड होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। बात को समझिएगा, ठीक। लेकिन बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं, एरिया सिमिलर है, तो सीधे सीधे डिस्टेंस पर आ जाते हैं। तो सीधे सीधे 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई बेटा 6, और H2 पूरा ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा ले लीजिए, तो 100 माइनस 0, ये यहां पे नहीं है, ये पूरे में H2 100 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 20। ये फास्टेस्ट मेथड हो गया। इससे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस थीटा 2 10 और 2 3 आ जाएगा। यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30,
थीटा की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री सेल्सियस। कई मेथड हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट से निकाल देते हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस से निकाल देते हैं, आप आराम से इसी तरह से निकाल दीजिए, फूरियर लॉ से निकाल देते हैं, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एल इंटू टी, इससे निकाल सकते हैं, इसी से ही लगाया है। क्यू बाई टी को हम लोग एच कहते हैं, 70 डिग्री इसका राइट आंसर बेटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल एंड आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ है 90 डिग्री। एक्चुअली मॉड बोला गया है और आपको ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे और हम लोग चाहें तो हम लोग इसको मॉड है ना, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी 2ab कॉस ऑफ थीटा, मॉड ऑफ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लोग ए बी 2ab कॉस ऑफ थीटा यानी ए बी कॉस ऑफ थीटा 0 कॉस थीटा 0 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। आराम से इससे भी कर लेंगे, इससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पे आ जाते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन वैक्यूम एंड रीच टू टॉप मैक्सिमम हाइट h, इट्स स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड अगेन, वापस आती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये फिर लौटेगी, तो जब मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो u 0 से गिरेगी। सीधे सीधे हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, बॉल का जाना फिर ऊपर से नीचे आना, यानी कि अब फ्रीली ड्रॉपिंग का केस हो जाएगा। यानी कि आपके पास हाइट कितनी है, कैपिटल H, तो v इक्वल टू हो जाएगा √2g कैपिटल H। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप इसको कर लेंगे, √2gh इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पर। 14 में क्या होता है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है या थर्ड है, ये तो हम लोग को आइडिया है नहीं। एक्चुअली ये स्ट्रिंग है। फंडामेंटल के बाद हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक छोड़ दें, फंडामेंटल के बाद अगर स्ट्रिंग हमारी दोबारा वाइब्रेट की जाएगी तो L मीटर लंबी डोरी को हमने पहले तो लैम्डा बाई 2 था, अब ये हो गया लैम्डा बाई 2 ये और लैम्डा बाई 2। तो पहले केस में लैम्डा बाई 2 इक्वल टू था बेटा L, यानी लैम्डा इक्वल टू 2L आ जाएगा, फर्स्ट केस में आ जाएगा। ये पहला केस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर v इक्वल टू लगाएंगे फॉर्मूला, राइट, और √T/m आएगा, राइट, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की जगह पर आएगा बेटा हमारे पास v है ना, n लैम्डा आएगा ना, तो लैम्डा की जगह 2L, तो n आ जाएगा 1/2L √T/m। तो कुल मिलाकर एक कॉमन फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये होता है P/2L। इन जनरल P होते हैं नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप मतलब नंबर ऑफ लूप 1 है तो P बराबर 1, नंबर ऑफ 2 है लूप तो P बराबर 2, नंबर ऑफ लूप हमारे हो जाएंगे 3 तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लूप हो जाएंगे 4 तो P की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी P बराबर 2, P बराबर 1, P बराबर बेटा आ जाएगा हमारे पास, P बराबर आ जाएगा 4। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंडामेंटल कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो फंडामेंटल के लिए P की वैल्यू 1, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1/2L और √T/m। अगर मैं बोलूं कि बेटा फंडामेंटल तो हो गया, अब हम यहां पे n की जगह 2 रख देंगे तो ये फर्स्ट ओटी है, फर्स्ट, यही समझना है, फर्स्ट ओवरटोन हायर, सेकंड ओवरटोन हायर, थर्ड ओवरटोन हायर। हमें कौन सा पूछा गया है, हमको पूछा क्या गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। इसका मतलब हमें मालूम है क्या करना है, इसमें हमको P की जगह पर 4 कर लेना है, यानी कि थर्ड ओवरटोन का मतलब हो जाएगा फंडामेंटल में आप 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे,
क्योंकि नंबर ऑफ लूप हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि 4। तो कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिएगा, सारे हार्मोनिक मिलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। समझिए बात को। यहाँ पर n की जगह हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, अगर n की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, अगर n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, p की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1, तो फिर ये केस आ गया नंबर ऑफ लूप। p की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये वाला केस आ गया। ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओटी है, सेकंड ओटी है, थर्ड ओटी है। तो थर्ड ओटी के लिए p की जगह पे कितना आ जाएगा, जो कि फंडामेंटल का कितना है, 4 गुना है। ये समझने की बात है। तो n, 2n, 3n, 4n, फंडामेंटल, फर्स्ट ओटी, सेकंड ओटी, थर्ड ओटी, ये चीजें बताई गई हैं। यानी कि ये आपका ऑर्गन पाइप से सिमिलरिटी मिलती है, तो आपको 4 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। तो 4 इंटू 100 करेंगे, 400 आ जाएगा। इतना मैंने थ्योरी समझाई है आपको, इसको समझाने के लिए। बेटा 15 नंबर पे आएंगे, रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डेल्टा ए अपॉन ए आएगा हमारे पास, ये अल्फा दिया है, दिस इज अल्फा। ये बेटा आपको अल्फा दिया है। हमें मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ये रिलेटिव एरर आ जाती है, 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ऐसे ही अगर वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, तो डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, क्योंकि वॉल्यूम जो हो जाएगा 4/3 स्फेयर है तो ठीक है, और 4/3 पाई आर क्यूब, तो v हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्ट यहां पे लगा लेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, रेशियो रिलेटिव एरर डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक काम कर लो सारे बच्चे, इसकी वैल्यू ले लो अल्फा, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, है ना, डेल्टा आर अपॉन आर। इसकी वैल्यू उठा के अल्फा बाई 2, ये डेल्टा आर अपॉन आर, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए वॉल्यूम वाले में। तो वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा कितना आ जाएगा वॉल्यूम के केस में, डेल्टा वी बाई वी, रिलेटिव एरर है ना, तो डेल्टा आर बाई आर की कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसको उठा के यहां रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 3/2 अल्फा आ जाएगा। तो आपके बेटा ये 15 क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आगे का पार्ट पंकज सर करेंगे। होप मैं ये करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और ऊपर वाले पे विश्वास रखिएगा। आपने मेहनत करी है सच्ची, और सच्ची मेहनत करने वालों को कभी भी बेटा निराश नहीं होना पड़ता है। 100% आपका बेटा पेपर बहुत अच्छा होगा। इसी कामनाओं के साथ मैं आपको पंकज सर का सेशन इसके बाद है, इसी के आगे के क्वेश्चन पंकज सर करेंगे। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाह रहा हूँ, ताकि पेपर बहुत बढ़िया से करके आए। तो और बच्चों फिर मिलते हैं 5 तारीख को पेपर के बाद। थैंक यू। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेकिंग फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाई ओपेक ऑब्जेक्ट देन। अगर किसी लेंस को हम ओपेक ऑब्जेक्ट से आधा कवर कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं, इमेज तो पूरा बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 3 charges QQ minus Q are placed at vertices of equilateral triangle as shown figure. Find force on charge minus Q. बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग का NCERT बुक का है, NCERT बुक में क्वेश्चन है। यहां पर ये जो चार्ज रखा है माइनस क्यू, इस पे नेट फोर्स लगाना है। अब नेट फोर्स कैसे लगेगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स लगेगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और ये चार्ज इधर लगाएगा फोर्स, तो F इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। दोनों फोर्स सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालो, तो इधर कितना हो जाएगा, F√3। F√3 आ गया, दोनों फोर्स इक्वल है, दो वेक्टर सेम है, 60 डिग्री पे एंगल पे है, तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा F net इज इक्वल टू
√3 और f की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें आ जाओ, ये भी क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जैसे ये जेड डायरेक्शन है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है dE/dr, है ना। कैसे चेंज हो रहा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम से। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है 10⁻⁷ कूलम मीटर। फोर्स निकालना है तो इस पे फोर्स का फार्मूला हम लोग को मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव वैल्यू होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो F इज इक्वल टू कंजर्वेटिव के लिए होता है -du/dr -d/dr और u की वैल्यू हो जाएगी -PE cos थीटा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया P और cos थीटा और E क्या हो गया? d/dr। अब PE के बीच में एंगल यहां पर बन रहा है कितना? पाई बन रहा है। तो P की वैल्यू 10⁻⁷ है, -1 हो जाएगा cos पाई की वैल्यू, d/dr 10⁵ होगा। तो मैग्नीट्यूड यहां फोर्स का आ गया 10⁻⁻² न्यूटन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। In shown circuit, what should be value of resistance that should be attached in parallel with 16 ohm so that no current flows through 5 ohm resistance। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। कह रहा है ये 60 के पैरेलल में हम कितना और रेजिस्टेंस लगा दें कि इस 5 ओम में कोई भी करंट ना फ्लो हो। अगर इसमें डायगोनल में करंट नहीं फ्लो कर रही है, P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। इसको P मान लो, P/Q ये टोटल R/S बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा बेटा। तो ये P/Q का मतलब 4/6, उधर R हो जाएगा पैरेलल में R और 16, तो 16R/R प्लस 16 और अपॉन में ये आ गया 12 आ गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 R प्लस 16 हो गया इज इक्वल टू 16R। 8R इज इक्वल टू 8 × 16 इज इक्वल टू 16R हो गया, है ना। 8R उधर ले जाओ तो 8 × 16 इज इक्वल टू 8R आ गया। 8 8 कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू आ गया 16 आ गया। तो ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ कैपेसिटर प्लेट कनेक्टेड टू बैटरी, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V, इफ गैप बिटवीन प्लेट रिड्यूस टू हाफ, द न्यू पोटेंशियल विल बी इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। देखो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया कि ये कैपेसिटर है और इसमें हमेशा बैटरी कनेक्टेड ही है। जैसे ये V वोल्ट है तो बैटरी कनेक्ट है। अब जरा देखो फंडामेंटल क्या है, अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड है तो वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा, हम कुछ भी चेंज कर लें, चाहे इनके प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें या बढ़ा दें या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख लें या निकाल लें, कुछ भी कर दें, अगर यहां पर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल जितना था वही बना रहेगा, कभी भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इन EM वेव। EM वेव में बोलो बच्चों फेज डिफरेंस क्या होता है? हाँ, 0। EM वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं और सेम फेज का मतलब फेज डिफरेंस 0। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय, RMS वैल्यू क्या होगी? देखो एक पार्ट पीक का ये है, एक पार्ट पीक वैल्यू का ये है। तो IRMS क्या हो जाएगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर √2 यानी कि 2
इसका कैसे निकालते हैं मालूम है फार्मूला? जो ये पीक वैल्यू इसका स्क्वायर करके और बाई रूट 2 कर दो, तो पीक वैल्यू का ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इंटू 2 और प्लस में 6 स्क्वायर इंटू 2 बाई रूट 2। 8 और ये 2 को बाहर निकालोगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट में 64 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा बेटा आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू फील्ड, इट इज मूविंग अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर ईच सिचुएशन de Broglie वेवलेंथ। de Broglie वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अब जरा पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है, इस पर फोर्स अपोजिट लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर ही फोर्स लगेगा। जब इधर फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड v बढ़ जाएगी और अगर v बढ़ जाएगा तो पहली कंडीशन में बच्चों v बढ़ने से लैम्डा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओ, यहां पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पाथ सर्कुलर होगा और जब पाथ सर्कुलर होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है और जब स्पीड v कांस्टेंट रहेगी तो लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर थर्ड मैच कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है द फिगर शोज डिफरेंट ग्राफ्स बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। प्लॉट्स आर पैरेलल, करेक्ट रैंकिंग ऑफ टारगेट अकॉर्डिंग देयर वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल है तो वर्क फंक्शन उनका ज्यादा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी कि वर्क फंक्शन उल्टा चलेगा, सबसे ज्यादा फोर्थ का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ये आ गया, थर्ड आंसर आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। वर्क फंक्शन ज्यादा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल के लिए तो ज्यादा वर्क फंक्शन मिल जाएगा। 25 कह रहा है कॉलम मैच करना है, तो कॉलम मैच करना है तो कौन सा मैच होगा? देखो मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन है, टोटल मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होता है बेटा, ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हो गया। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का ये फार्मूला ही लिखा है सारा, Chi इज इक्वल टू M बाई H हो गया। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी बचा, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। कौन सा आ रहा है? देखो पहले का B है सब में, सेकंड का D, सेकंड का D है, थर्ड का A, ये वाला आ रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो धीरे धीरे नीट पास आ रहा है और ये आज अपनी न्यू लाइफ टेस्ट सीरीज का आखिरी पेपर 3 मई को FST नंबर 64 हम लोग लेके आए हुए हैं। तो ये देखिए 26वां क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट एज शोन इन द टू इनपुट वेवफॉर्म A एंड B। तो देखिए ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म है, ये दिया हुआ है A है और सपोज दिस इज A, दिस इज B और ये Y हमको निकालना है। तो ये कौन सा वेव फॉर्म बनेगा ये हमें बताना है। तो ये टाइम डायग्राम इसको कहते हैं, मतलब ये आपको टाइम के साथ दिए गए हैं। तो ये इसका 1 लेवल है, ये 0 लेवल है और सपोज ये टाइम है, तो इस टाइम से इस टाइम तक A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू भी 1 है। तो पता करना है कि ये कितना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि
ये हम लोग वेव फॉर्म खींच लेते हैं। अब देखिए यहां पे ये पहले यहां से इस टाइम से इस टाइम तक ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है। तो देखिए ये बनेगा क्या, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आराम हो जाएगा। ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, और ये y बराबर मेरे पास है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये ए बार है, ये बी बार है। तो हमारे पास जब ये दोनों 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ए बार, तो ए तो 1 है, ये 0 हो जाएगा, और b भी 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यानी इस टाइम यहां से यहां तक y की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। अब देखिए ये जब दोनों 1 होंगे तो ये 0 है। अब इसके बाद सेकेंड वाले में देखिए कि b की वैल्यू तो 0 है और a की वैल्यू भी 0 है। तो जब हम यहां पर 0 का बार लेंगे तो 1, और ये 0 का बार लेंगे तो 1, 1 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद b 0 है, a 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a बार a 1 है इस टाइम इंटरवल में, तो a बार 0 हो गया, और ये 0 है तो 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। और इसमें b की वैल्यू 1 है, a की 0 है, तो भी ये 1 हो जाएगा। तो शुरुआत वाले इंटरवल में 0 है, बाकी सब में 1 है, तो ये फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा, ये फर्स्ट आंसर इसका सही है। इसको बेटा टाइम डायग्राम कहते हैं, ये कई बार नीट में आया है, आपको प्रैक्टिस करानी थी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार ये नैंड गेट बनेगा, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप इस तरीके से इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये ए बार 1 बार निकाल करके आप टाइपग्राम निकाल लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा सरल है। और इसमें एक शॉर्टकट भी बता दें कि आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें ये पहले केस में 0 आया था, तो पहले में ये 0 है तो ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब दो हो नहीं सकते। और इसके बाद आप दूसरा निकाल लीजिए, दूसरे में 1 आया था तो इसमें 0 है, इसमें 1 आ गया, इसमें नहीं आया तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो मतलब सारे फेज में आपको ये प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, शुरुआत के 2 केस में प्लॉट करने पर फिर रिजेक्शन मेथड से ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ये देखिए, इन द फॉलोइंग सर्किट I1 एंड I2 आर रेस्पेक्टिवली, दोनों करंट्स हमें निकालनी है, मॉडर्न फिजिक्स का बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये 10 वोल्ट है, ये एक पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बाइस में है। अब I1 ये है और I2 ये है, तो मैं करंट निकालता हूं, इसमें करंट बनाता हूं। सेल है, ऐसे करंट देगा, ऐसे आएगा, और इसके बाद हमारे पास ये ऐसे, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में है, तो करंट इसमें I2 जाएगी। और ये देखिए ये भी फॉरवर्ड बाइस में है, ये तो करंट ऐसे निकली, ऐसे गई। अब इसके बाद
ऐसे गई, और फिर ऐसे निकल जाएगी, इसको पाथ मिल गई। क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी लेस, और आइडियल केस में तो जीरो रेजिस्टेंस माना जाता है फॉरवर्ड बाइस में। और अगर करंट को दो पाथ मिलते हैं तो मोस्टली करंट ज़्यादा उसमें से जाती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और कहीं अगर दोनों में एक शॉर्ट सर्किट हो गया तो टोटल करंट उसी से चली जाती है, दूसरे से नहीं जाती है। तो ये करंट निकली, ऐसे गई, और फिर ये ऐसे चली जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ भी नहीं जाएगी, मिनिमम पाथ लेगी। तो मतलब I2 तो रहेगी, I1 जीरो है, तो I1 जीरो होनी चाहिए। तो I1 जीरो इसमें है, इसमें जीरो है, और I2 जीरो नहीं है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, यानी आंसर फोर्थ होना चाहिए। मैंने सर्किट को सॉल्व ही नहीं किया, नेचर को समझ लिया कि I1 जीरो है क्योंकि इससे करंट नहीं जाएगी, ये ऐसे टोटल चली जाएगी, और I2 जीरो नहीं है तो आंसर आ गया। फिर भी आप I2 निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है ये 2 किलो ओम, और कोई रेजिस्टेंस तो पड़ा नहीं इसमें, इससे भी करंट नहीं जाएगी, इससे भी नहीं जाएगी, तो ये 2 किलो ओम लेंगे तो ये 5 मिली एम्पियर की करंट आ गई। तो फोर्थ वैसे भी निकल रहा है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ना, आपको बेटा एनटीए में नीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इनफैक्ट आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा उस वे में सोचना शुरू करो कि ऐसे तो जाएगी, तो मतलब I1 जीरो है और I2 जीरो नहीं है, कुछ जाएगी निकालनी पड़ेगी। तो एक नज़र मारी तो I1 जीरो तो खाली दो में है, तो ये दो तो होंगे नहीं, और इसमें I2 भी जीरो है तो ये नहीं होगा, ऐसे ही आंसर आ गया, हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा, आगे क्वेश्चन के लिए समय मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है किसी हाइड्रोजन लाइक एटम का, और इसमें फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो बोर ऑर्बिट की रेशियो रेडियस का फॉर्मूला होता है प्लस 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर एंड z इज द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे z हमें निकालना है, उसके लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो n बराबर 1 में हमारे पास एनर्जी है -54.4 और बराबर -13.6 और इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट तुम्हें करना है। n तो 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, तो जेड स्क्वायर बराबर आ गया 54.4 अपॉन 13.6। अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे ये निकालना है 54.4, तो ये मैंने लिया 54.4 और डिवाइडेड बाई 13.6, और जब इसको निकाला तो ये 0.3982 आ रहा है। तो आई कैन एज्यूम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड इज नियरेस्ट ले लिया तो जेड इज इक्वल टू 2 आ गया। अब रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस निकल आएगी 0.53 और फर्स्ट बोर ऑर्बिट है और जेड की जगह 2 ले लेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.265, 2 से डिवाइड होगा आधा आ जाएगा, 2 दूनी 4, 13, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो 0.265 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट आंसर होगा।
तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं कि स्क्वायर रूट लेने में आपको दिक्कत हो जाए, वैल्यूज ऐसे ही निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम शोज फिजिकली पॉसिबल रिफ्रैक्शन। तो फिजिकली पॉसिबल रिफ्रैक्शन का तरीका ये है, रिफ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए ये लाइट रेज आ रही है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू होता है μ2/μ1। यानी अगर μ2 बड़ा है तो हमारे पास θ2 छोटा होगा। ये आ गया ना, इसे स्नेल्स लॉ है, μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो थीटा नॉर्मल से कम होगा। अब हमें यह करना है कि हर हाल में नॉर्मल खींचना है, तो यहां पे भी एक नॉर्मल खींच दीजिए। ये नॉर्मल खींचे, ये नॉर्मल खींचे और ये नॉर्मल खींचे। अब ये पॉसिबल तभी होगा जब हम ये देख लेंगे कि अगर देखिए यहाँ पे n 1.6 है, ये 1.4 है, तो जो डेंसर मीडियम है, जो शेडेड दिया गया है, वहाँ थीटा ज़्यादा है, वो वहाँ ये रेरर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये थीटा ज़्यादा है, ये थीटा कम है, रेज ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेरे पास ये हमारे पास ये एंगल है और यहाँ पे 1.8 है और वो 1.8 है। और यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर 1.6 है और ये वाला एंगल देखो ज़्यादा है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल से एंगल कम होना चाहिए, तो थर्ड वाला पॉसिबल है नहीं। और ये सेकंड वाले में ये नॉर्मल ऐसे चल रहा है ये, और ये रेस जो होगी ये पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ। जब ये रेस ऐसे जा रही है तो बेटा ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ तो जाएगी नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो खाली पहला वाला केस पॉसिबल है, इसमें सही ढंग से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ में हमारे पास एंगल भी सही शॉर्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देख करके आंसर देखना था। इसमें ये ऐसा कभी नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रहा है, ये इधर नॉर्मल है तो रिफ्रैक्शन में हमेशा ये नॉर्मल के इधर वाले दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन ऐसे हो जाए, इस तरीके से नहीं होगा। मीडियम बदल गया लेकिन ऐसे नहीं जाता है। ये देखिए 30th क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। तो चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो तो है ही है, कुछ वेलोसिटी होगी। अगर ये थीटा 90 है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और थीटा 0 है या 180 है तो फोर्स 0 हो जाता है। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों केस में हमारे पास फोर्स 0 रहेगा, थीटा 0 है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकोगे तो थीटा 0 है, अपोजिट फेंकोगे तो 180 है, और 45 डिग्री पे फेंकोगे तो इंटरमीडिएट, नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, रटाया भी जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एर्थ मैक्सिमम विद वेवलेंथ लैम्डा 1 is at a distance of d1 from the central maximum and 6 maximum with a wavelength lambda 2 as the distance d2 d1 upon d2। तो ये मेरे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ये सेंट्रल मैक्सिमम है और सेंट्रल मैक्सिमम से ये पहले जो डिस्टेंस d1 है यहाँ पर हमारे पास एर्थ मैक्सिमम है विद वेवलेंथ लैम्डा 1। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। dn बराबर होता है मैक्सिमम के लिए n d लैम्डा बाई d। अगर सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस d हो तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस n बराबर 0 रखेंगे, पहले मैक्सिमम के लिए 1 रखेंगे, दूसरे के लिए 2 रखेंगे। तो एर्थ के लिए क्या रखेंगे, d1 बराबर 8 d lambda 1 upon d, where this distance is the distance between the slits, और 6 मैक्सिमम d2 डिस्टेंस पे। तो d2 बराबर हो गया 6 d लैम्डा 2 बाई स्मॉल d। अब हमने दोनों लिख दिए, अब d1 अपॉन d2 निकलना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो d1 अपॉन d2 इक्वल टू 8 बाई 6 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और ये दोनों कट जाएंगे। तो 8 बाई 6 का मतलब होता है 4 बाई 3 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो दिस इज 4 बाई 3 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, बाकी कोई नहीं आ रहा है। तो ये एक लाइन पर था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm। मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो द वर्नियर स्केल इज 10 and zero division of the vernier scale coincide with any main scale division is 1 mm। The measured value should be expressed as। तो ये लैंग्वेज बेटा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मेन स्केल रीडिंग ये जो दिया हुआ है कि ये हमारे पास ये जो डिवीजन है ये 10 है, यानी मेन MSR मेन स्केल रीडिंग 10 है, और ये तो लीस्ट काउंट है। और ये थोड़ा सा फ्रेज में इनका क्वेश्चन वैसा है, द जीरो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। तो ये जो दिया गया है ये एक्चुअली MSD दिया गया है, MSD इज इक्वल टू 1 mm। तो ये जो MSR है ये 10 mm है। और आप जानते हैं कि जो रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो ये जो MSR है ये 10 mm है, और 10 mm और प्लस जीरो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी ये 0 है तो लीस्ट काउंट का कोई मतलब नहीं है। आंसर तुम्हारा 10 mm हो गया, और 10 mm का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आंसर 1.00। अब देखो 1.00 लिखना जरूरी है क्योंकि लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक ये जाना चाहिए। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये कई बच्चों को याद होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 है।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू के एस की पावर -3, तो एक्सेलरेशन इज के बाई एम एस की पावर -1/3। वैसे इसका आंसर याद होगा बच्चों को, एस बराबर 0 है, बस हम इसको कैलकुलस से निकाल रहे हैं। और ये बेटा है एक्सेलरेशन, तो इसको लिख दो v dv/ds इज इक्वल टू के बाई एम एस की पावर -1/3। तो अब वेलोसिटी आ गई तुम्हारे पास, v dv बराबर के बाई एम एस टू द पावर -1/3 ds। इंटीग्रेट कर दो तो v²/2 इज इक्वल टू के बाई एम, अब ये आ जाएगा s की पावर 2/3 अपॉन 2/3। कांस्टेंट लगाएंगे लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि u बराबर 0 है जब s बराबर 0 है। तो v² इज इक्वल टू, यहां ऊपर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा, 3 के बाई एम एस की पावर 2/3। तो v इज इक्वल टू √3 के बाई एम, स्क्वायर रूट ले लिया, एस की पावर 1/3। नाउ पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू एफ डीवी, एफ इंटू वी। तो फोर्स है के एस की पावर -1/3 और वेलोसिटी है √3 के बाई एम एस की पावर 1/3। तो कुल मिला के खाली कांस्टेंट बचा हुआ है के √3 के अपॉन √m एस की पावर 0, दोनों पावर जोड़ गए ये 0। वैसे ये बड़ा फैक्ट रिजल्ट है, ज्यादातर बच्चों को याद होगा हमारे कि अगर पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू एस की पावर -1/3 होता है, उसका ये उल्टा पूछा गया है। अगर ये याद होगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 34 देखिए, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और एस्केप करना है, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है gm/r, और अगर आपको एस्केप कराना है तो वेलोसिटी चाहिए 2gm/r। तो हमें √2 टाइम्स बढ़ाना है। तो अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है, सैटेलाइट स्पीड है, और इस स्पीड से वो एस्केप करेगा, तो वेलोसिटी इतनी हो जानी चाहिए। तो इंक्रीमेंट कितना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो, तो √2 gm/r माइनस √gm/r। अब चूंकि हमें परसेंटेज चाहिए तो इसको ओरिजिनल वाली से डिवाइड करो, √gm/r 100 से मल्टीप्लाई करो, gm/r √ सब में कट गया, तो क्या बचा, √2 - 1/1 इंटू 100। √2 होता है 1.414 - 1 इंटू 100, तो 0.414 इंटू 100 यानी 41.4%। ये मैं खाली टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए सारे ये मेथड कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारे ऑफलाइन क्लास के और हमारे टेस्ट सीरीज के बच्चों को ये बिल्कुल देख करके टिक किया होगा, उन्होंने सॉल्व नहीं करना है। उन्हें मालूम है कि सैटेलाइट की वेलोसिटी इतने % बढ़ा दी जाए तो सैटेलाइट एस्केप कर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी में भी मालूम है काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज ये 100% होता है। ये 100%, अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ाई जाए कि पार्टिकल एस्केप कर जाए, तो इसका आंसर 100% होता है। स्पीड इतने % बढ़नी चाहिए। तो ये सब बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन हैं बच्चों के। हमें करने में टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज को सभी बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे साल भर ना करके इस समय करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये सेल है और दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये दोनों सेल ऐसे, सॉरी, ये दोनों सेल ऐसे करंट ये दे रहे हैं। टू सेल्स ऑफ द सेम ईएमएफ, ये दो सेल हैं, तो टोटल हमारे पास करंट कितनी हो जाएगी, करंट निकाल लेते हैं। तो 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ये मेरे पास करंट आ गई। और वैल्यू ऑफ R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0। तो ये दोनों सेल करंट दे ही रहे हैं, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस V बराबर E माइनस आई आर, और ये हमें 0 चाहिए, तो E बराबर आई आर, और इसका रेजिस्टेंस है R1। इस सेल के लिए लगाया, इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल 0 वो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। E तो E ही है, I की वैल्यू रख देते हैं 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, और ये R1 हो गया, E से E कट गया, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बराबर R1 माइनस R2। ये थर्ड वाला आंसर हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, P प्रेशर है, X डिस्टेंस है, तो ये है P बराबर A माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, और हम चाहते हैं कि डायमेंशन ऑफ A एंड B कितनी हो जाए। तो A और B की डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं, P BX बराबर A माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी, और वही टी स्क्वायर की होगी, तो हम इन दोनों की डायमेंशन बराबर कर दे रहे हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स होता है MLT माइनस 2, ML माइनस 1, T माइनस 2, डायमेंशन ऑफ B और डायमेंशन ऑफ XL हो गया बराबर डायमेंशन ऑफ A। तो A अपॉन B की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, ये A इधर था, B इसके नीचे आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो MT माइनस 2, L माइनस 1 और L ये कट के 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा MT माइनस 2, फोर्थ वाला आंसर हो गया। ये करने का शॉर्टकट था, इनको हमने डायरेक्ट कर दिया, और अगर आप चाहें तो A की डायमेंशन T स्क्वायर होगी, फिर B की निकाल लें, डिवाइड करके निकाल लें, हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये एक रिजल्ट है बिल्कुल रटा रटाया, ये चूंकि अल्फा एंगल पे बढ़ रहा है, तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको खींचना है, तो अगर आप थीटा एंगल पर फोर्स खींचते हैं तो इसका मिनिमम फोर्स चाहिए म्यू mg, निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं आपको कितना फोर्स चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो निकाल लीजिए। देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो खींचने के लिए F cos अल्फा मस्ट बी
m cos alpha must be greater than mu mg माइनस f sin alpha। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे लगेगा और वो म्यू एन होता है, और एन यहां पर एफ के कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर एफ कॉस अल्फा और इधर एफ साइन अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन अल्फा, और एफ कॉस अल्फा इसको खींचेगा और स्लाइड करने के लिए ये रिक्वायर्ड फोर्स है। तो म्यू एफ साइन अल्फा इधर आएगा, तो एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। तो अगर आपको ये एंगल दिया हो तो इस एंगल पर इसको खींचने के लिए इतना फोर्स चाहिए। अब यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा दिया गया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा का क्या मतलब है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा का मतलब होता है tan थीटा बराबर म्यू है, और इसको प्रूव किया जा सकता है कि भाई डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट फोर्स आ रहे हैं, तो हम किस एंगल पर लगाएं कि ये मिनिमम आ जाए, किस एंगल पर लगाएं कि ये मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो आप म्यू की जगह tan थीटा रख दीजिए। तो म्यू की जगह tan थीटा रख देंगे तो साइन थीटा एम जी, और ये कॉस थीटा, और ये कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन अल्फा। इसको अंदर ले जाइए तो एम जी साइन थीटा और कॉस थीटा कॉस अल्फा, और यहां कट जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। और इस एफ की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, यानी ये 1 हो। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा तो इन दैट केस ये 1 हो जाएगा। ये मिनिमम फोर्स चाहिए, और ये 1 होने के लिए थीटा माइनस अल्फा 0 चाहिए, तो थीटा बराबर अल्फा। तो मिनिमम एफ से खींच लेने के लिए अल्फा बराबर थीटा होना चाहिए, और मिनिमम फोर्स कितना चाहिए वो भी समझ लीजिए। ये तो 1 हो गया, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा आप जानते हैं कितने हैं, tan थीटा बराबर म्यू है, तो म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एम जी। ये हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा 1 है तो साइन थीटा ये हो जाएगा, यानी आप इससे कम फोर्स लगा के किसी भी तरीके से नहीं खींच पाएंगे। ये 2 मेटेलिक होल्स हैं, और ये एक प्रॉपर्टी है ये थर्मल एक्सपेंशन की। अगर ये आप होल ड्रिल कर देंगे तो डायमेंशन पे डेल्टा एल बराबर होता है एल साइन एल, एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो दोनों को सेम अमाउंट में हीट किया गया है, बाय टेम्परेचर सेम अमाउंट में बढ़ा है। तो जितनी इसकी लेंथ बढ़ेगी उतनी ही इसकी भी बढ़ेगी, और इसमें होल भी बढ़ेगा। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट विल बी मोर देन सेकंड, और सेकंड विल बी मोर देन फर्स्ट नहीं है, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो दोनों में इंक्रीमेंट भी सेम होगा। थर्ड वन इज द आंसर। दोनों में सेम अमाउंट में पैरामीटर बढ़ेगा, जितनी लेंथ इसकी बढ़ेगी उतनी ही उसकी बढ़ेगी। फॉर्मूले से ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट स्किल का क्वेश्चन है, और ये v और x के बीच में ग्राफ है, v और I के बीच में ग्राफ है बेसिकली। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ EMF E and internal resistance R of a cell, a graph obtained between potential difference V against the current I, which was changed by adjusting the rheostat as shown.
तो आप रिएस्टोट को बदलेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा और साथ में करंट भी बदलेगी। तो V और I के बीच में ग्राफ खींच दिया गया है। तो V और I के बीच में ग्राफ कैसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं। ये है, आप देखिए V और I के बीच का पहले रिलेशन लिखिए। V बराबर होता है E माइनस आई आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तो कांस्टेंट है। तो अगर करंट जीरो है, ये करंट जीरो है, तो ये वैल्यू E के बराबर होगी, ये वैल्यू E के बराबर होगी। और जब ये बराबर है तो ये ऐसे आ गया है। यहां पर क्या जीरो है, V बराबर जीरो है। तो V बराबर जीरो है तो I की वैल्यू यहां पर E बाई आर के बराबर है। और ये ग्राफ दिया है, इन्होंने इस पैरामीटर को x कहा है, इसको y कहा है। अब उन्हें क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जो कॉइल है, एक्चुअली ये इसका स्लोप बताएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरसेप्ट है और इधर ये I था, तो I का कोफिशिएंट माइनस आर है, तो इसका स्लोप का नेगेटिव बताएगा। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे इसका, सपोज ये एंगल tan थीटा है, तो स्लोप tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स आएगा। क्योंकि tan थीटा कैसे निकालेंगे, इसको अल्फा निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा और tan अल्फा बराबर वाई बाई एक्स। स्लोप माइनस वाई बाई एक्स आ गया है, तो और वही रेजिस्टेंस के बराबर है। तो माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस माइनस कट गया, रेजिस्टेंस इज वाई बाई एक्स, रेजिस्टेंस इज वाई बाई एक्स। फोर्थ आंसर। Net potential may be zero on the line AB at points except at infinity। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। हमें पोटेंशियल जीरो लिखना है। तो अगर जीरो लिखना है तो मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास x है, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख दीजिए k क्यू बाई एक्स और माइनस के क्यू बाई एल माइनस एक्स बराबर जीरो। तो x बराबर एल बाई टू आएगा, तो एक पॉइंट बीच में मिल जाएगा एल बाई टू पे। अच्छा, एक पॉइंट इधर भी मिल सकता था अगर ये दोनों चार्ज बराबर ना होते, तो एक ही पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी ओनली। अगर ये चार्ज बराबर ना होते तो इस लाइन पर एक पॉइंट और मिलता जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज तो बराबर हैं, लेकिन डिस्टेंस उन दोनों चार्जेस से इसकी बराबर नहीं होगी, अनबैलेंस रहेगी। तो एक की वजह से Q बाई x1, तो दूसरी की वजह से वो कभी बराबर नहीं हो पाएगा। 3 rods of length L and mass M are placed along x, y and z axis in such a way that end of each rod is at the origin। तो एक x एक्सिस बना लेते हैं, एक y एक्सिस बना लेते हैं, एक z एक्सिस बना लेते हैं, और सबके अलोंग हम रख देते हैं एक एल लंबाई की रॉड। एक रॉड ये रखी, एक रॉड ये रखी, एक रॉड ये रखी। तीनों रॉड का मास m है, लेंथ l है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट z एक्सिस। तो ये मेरे पास z एक्सिस है, तो z एक्सिस तो रॉड से होके जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, और बाकी दोनों के ये एंड से जा रही है, तो ml स्क्वायर बाई 3। अगर ये रॉड है, एंड से एक्सिस जाएगी, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml स्क्वायर बाई 3 होता है।
तो वाई एक्सिस के साथ भी यही है और जेड एक्सिस के साथ भी यही है, तो 2ml²/3 इसका आंसर हो जाएगा और सेकंड आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी b बराबर b√x। b√x work done by the force during the displacement of particle from x बराबर 0 to x बराबर 4। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m और v2² माइनस v1²। तो हाफ m की जगह 2 रख दिया। अब v2 मतलब वेलोसिटी एट x बराबर 4, तो वेलोसिटी एट x बराबर 4 कितनी हो जाएगी, b√4 यानी 2b, तो 2b का स्क्वायर और x बराबर 0 रखेंगे तो वेलोसिटी एट x बराबर 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर 4b² आ गया। तो वर्क डन विल बी 4b²। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। ये एक फैक्ट है, इसको ऐसे निकाला जाता है कि पावर न्यूक्लियर रिएक्टर की पर डे चाहिए 1 मेगावाट है, तो इसका मतलब है 1 into 10⁶ जूल एनर्जी पर सेकंड ये दे रहा है। अब अगर एक न्यूक्लियर फिशन होता है तो उसमें एक यूरेनियम कंज्यूम होता है 235 AMU का और एनर्जी मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे पर सेकंड कितने न्यूक्लियर रिएक्शन कराने पड़ेंगे अगर मुझे पर सेकंड 1 into 10⁶ जूल की एनर्जी चाहिए। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड हम निकाल लेते हैं। 1 into 10⁶ अपॉन 200 into 10⁶ इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.6 into 10⁻⁻19 से, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड मिल जाएंगे। अब अगर एक रिएक्शन होगा तो मुझे को 235 AMU का हमारे पास यूरेनियम कंज्यूम हो जाएगा। तो कितना यूरेनियम कंज्यूम पर सेकंड होगा, तो 235 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, AMU को kg में बदलने के लिए, और फिर हमें पर डे चाहिए, तो एक दिन में 86,400 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये E और ये MP से तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। ये 10⁶ कट गया, 1/200 हो गया, और ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19, और वो हो गया 235 into 1.6 into 10⁻⁻27 kg और मल्टीप्लाइड बाई 86,400 सेकेंड। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो याद रखो ये 1 mg आता है। ये वैल्यू जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को याद करा देता हूं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर 1 मेगावाट है, क्वेश्चन हो गया है, दिस इज द वे, और ये वैल्यू हम याद करा रहे हैं क्योंकि कई बार एनटीए में क्वेश्चन आया कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी पावर 1 किलोवाट है, तो बताओ पर आवर कितनी वो कंज्यूम कर रहा है। तो इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 किलोवाट पावर है, 1 मेगावाट होने में 1 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करता है, तो 1 किलोवाट है तो पावर लगभग 10, इसको डिवाइड कर दो,
तो 1 माइक्रोग्राम पर डे कंज्यूम करेगा एक दिन में, और अगर 1 घंटे में निकालना है तो इसको 24 से भाग दे दो। मतलब ये जो रिलेशन है कि अगर 1 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है तो 1 mg पर डे ये कंज्यूम करेगा। ये फैक्ट आपको काफी वहां यूजफुल होगा। ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। तो पहले मान लीजिए ए था, तो 1 मिनट के बाद हाफ हो गया, और दूसरे मिनट के बाद a/2 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा, और 3 मिनट के बाद ये a/2 स्क्वायर इसका भी आधा हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये 1/x टाइम्स दी ओरिजिनल है, तो a/8 इज इक्वल टू x टाइम्स a। 1/x टाइम्स a, 1/x टाइम्स है तो a से a कट गया, x बराबर 8 आ गया। ये रेजोनेंस ट्यूब है, और 45 क्वेश्चन इन ए रेजोनेंस ट्यूब। द फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड when the level of water in the tube is 16 from the open end, neglecting end correction. The next resonance will be obtained when the level of water from the open end is. तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ये रेजोनेंस ट्यूब है और ये अगर पहली रेजोनेटिंग लेंथ है तो ये λ/4 होती है, और जो दूसरी रेजोनेटिंग लेंथ होती है ये 3 λ/4 होती है। तो दूसरी वाली लेंथ पहले वाले की लगभग 3 टाइम्स होती है, तो ये 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसी फंडे से आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। दूसरी वाली रेजोनेंस पहले वाले की, अगर एंड करेक्शन को इग्नोर ना कराया जाए तो आप जानते हैं L2 बराबर 3L1 माइनस 2 ही के बराबर आता है, लेकिन इसको इग्नोर कर दो तो L2 बराबर 3L1 हो जाएगा। तो एक लाइन का फॉर्मूला था। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही फंडामेंटल है। ये v वेलोसिटी से ये चल रहा है। एज शोन इन फिगर, ए मेटल रॉड मेक्स इन कॉन्टेक्ट विथ पार्शियल सर्किट and complete the circuit. The circuit area is proportional perpendicular to the field B1 Tesla. Resistance of the circuit is 2 ohm. The force needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 will be. तो निकालने का तरीका यह है कि जब ये रॉड ऐसे मूव कराओगे तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये ईएमएफ कितना होगा निकाल लेते हैं। ईएमएफ हो जाएगा B, वैल्यू बाद में रखेंगे, इसकी लंबाई L इंटू V, और जब ये ईएमएफ डेवलप हो जाएगा तो करंट डेवलप हो जाएगी, वो हो जाएगी BL V/R। और जब करंट इसमें बहेगी तो इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स निकालने जा रहे हैं F बराबर IBL। तो I तो ये है BLV/R, और BL में B²L²। इतना मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लगेगा। तो अगर आपने इसको धक्का देके छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जैसे ही आप वेलोसिटी दोगे ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट होगी, उससे फोर्स लगेगा, फिर ये वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि कांस्टेंट स्पीड रहे तो जितना फोर्स ये इधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, फील्ड लगा रही है, उतना ही तुम भी लगाओ। तो यानी यही फोर्स की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए इस फोर्स की। B है 1, तो ये हो गया। रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, और लेंथ हमारे पास लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 इसका स्क्वायर, और वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 1/4 न्यूटन का फोर्स आया है,
तो ये 0.25 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। बेसिकली यही फोर्स पूछा गया था, 0.25 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये कॉनकेव मिरर एंड ए कन्वर्जिंग लेंस with mu 1.5 both have focal length of 3 centimeter when in air, when they are in water तो their focal length क्या होगी? तो बेटा मिरर को पानी में डुबोने से फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन उस मीडियम से उसी मीडियम में होता है। तो मिरर की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो और लेंस को आप जानते हो, अगर पानी में डुबो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंस को पानी में डुबो तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है। तो लेंस की 3 × 4 12 हो जाएगी। तो लेंस की 12 हो जाएगी, मिरर की 3 रहेगी। आंसर थर्ड। असर्शन रीजन का है क्वेश्चन ये, और लॉजिक ये अच्छा है। A circular coil has self induction L. It is folded into 4 turns of smaller radius. Then its self inductance will become 16L. तो बताइए भाई, ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है? ये मान लीजिए कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r है, तो आप इसमें करंट I मान लीजिए और फ्लक्स निकाल के ये phi/I कर दीजिए, phi/I कर दीजिए टोटल फ्लक्स। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो पहले तो एक टर्न है, तो पहले एक टर्न है, और फाई कैसे निकलेगा? πr² और मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो n μ0/4 इंटू I/r इंटू 2π। तो ये मेरे पास पहले फ्लक्स निकल आया, और फिर हमने क्या किया, इसको स्मॉलर रेडियस में बदल दिया इसको, ये, और इसको फिर आप ये फ्लक्स निकला है तो φn और इसके बाद जब हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, 4 फोल्डर्स में कर दिया, 4 टर्स में, तो ये जो n है ये 4 गुना हो गया है, ये 4 गुना हो गया। और इसके बाद जो रेडियस है वो 1/4 हो गई है, तो ये भी 1/4 आ जाएगा, और इसके इंडक्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो L ही रहेगा। तो असर्शन फॉल्स है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर बिटवीन 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड लेंथ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जैसे, तो चाहे ऐसा वायर हो, चाहे ऐसा वायर हो, चाहे ऐसा वायर हो, आप जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एंड पॉइंट्स के बीच की इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, और उसी पर जितना फोर्स लगता है वही वायर पे लिखता है। तो अगर ये फोर्स वायर सेम पॉइंट्स के बीच में है, तो चाहे जो इसकी लेंथ हो, चाहे जो इसकी शेप हो, फोर्स यही लगना है, I, B और L इफेक्टिव। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ये आप इसको निकाल के भी देखेंगे, ये L ही आएगा, और यही एक इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये सही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम लाइज बिटवीन 1 to infinity, बिल्कुल सही बात है। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सही बात है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वन हैज टू कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अमीटर बदलने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं पैरेलल में लगाया जाता है। तो यही फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेमीकंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, हमें मालूम है सेमीकंडक्टर के बीच में V और Y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो ये सही है। करंट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, तो ये गलत है। करंट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैरियर का फ्लो का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो रेट है वो, तो चार्ज कैरियर्स के फ्लो के रेट पे नहीं डिपेंड करता है, चार्ज के फ्लो के रेट पे डिपेंड करता है। सपोज एग्जांपल से समझा दें, मान लीजिए चार्ज कैरियर्स हैं, इस पे क्यू चार्ज n चार्ज पर सेकेंड जा रहे हैं, तो करंट NQ हो जाएगी। और मान लो ये दूसरा पार्टिकल है n और इस पर चार्ज 2Q है, तो कैरियर का फ्लो तो वही है, पर सेकेंड n चार्ज पार्टिकल्स ही जा रहे हैं, लेकिन करंट इस केस में डबल होगी, क्योंकि ईच चार्ज कैरियर कैरीज ए डबल चार्ज। तो ये बेटा हमारा लास्ट पेपर था, और इसका मैं जरा आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूं। इस पेपर में मैकेनिक्स से लगभग 13 क्वेश्चन थे, 12-11 आपको वहां पे भी मिलेंगे और 13-14 भी मिल सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज से एक था, 2-3 भी मिल सकते हैं, हो सकता है ना मिले। हीट वाली यूनिट से आपके पास 4 क्वेश्चन थे, लगभग इतने ही मिलते हैं। और ऑसिलेशन और वेव वाली यूनिट से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। अब 22 के में वेव नहीं आई थी, लेकिन ऑसिलेशन आया था, तो ये लगभग इतना है। और फर्स्ट ईयर के पेपर से ये 13 और 8 21, ये लगभग 22 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रो और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 क्वेश्चन थे। मैग्नेट वाले सारे चैप्टर से मिला के 6 क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मिला के 4 क्वेश्चन थे। और मॉडर्न फिजिक्स के 8 क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स से हो सकता है वहाँ 7 मिले, कभी 6 मिले, कभी 9 भी मिल सकते हैं, ये थोड़ा वेरिएशन होता है। तो 7, 6, 4, 10, 8, 18, 18 और 7 करीब ये 26 क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट के हमने 3 क्वेश्चन रखे थे। तो बेटा ये आज लास्ट टेस्ट है, और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सब लोग नीट फोड़ के आओ। और 2-3 बात कहना चाहेंगे आपसे जाने से पहले। घबराना बिल्कुल नहीं, 8 घंटे की नींद जरूर रात में ले लेना, अदरवाइज वहाँ पे नींद आएगी। अब कोई नया क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, नया चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उसी को रिवाइज करिए। और जाने से पहले मैं अपने सबसे पहले सिंह सर को धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा आयोजन हो सके। 64 टेस्ट कराना कोई मामूली बात नहीं थी। लगभग पेपर की प्रिंटिंग की कास्ट ही 3 करोड़ आ जाती थी। ये सिंह सर ही थे जो चाहते थे कि सबको पढ़ने का अधिकार मिले, सब डॉक्टर बने। तो चाहे जितना नुकसान हो, लेकिन काम होना है तो होना है। तो इतने लार्ज स्केल पर टेस्ट सीरीज, सबके पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब डिस्कशन, सभी चीज़ आपके लिए अरेंज की गई। तो आपकी तरफ से और अपनी तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने साथियों के प्रति, हमारे जितने भी फिजिक्स के छोटे मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रूफ रीडिंग, क्वेश्चन बनाने, चेकिंग करने में हमारी हेल्प करी। हम अपने टाइपिस्ट वालों को, बंदों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने दिन रात जोड़ करके ये पेपर्स आप तक पहुंचाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो यूट्यूब का सेशन आपके पास जा रहा है, हमारे कंप्यूटर्स ऑपरेटर में, इसलिए इस पे मिस्टर शुभम और अनिल, इन लोगों ने रात को 1:30 बजे तक अपनी रातें खराब करके आपकी ज़िंदगी की रातें अच्छी हो जाएं, इसके लिए मेहनत करी। बेचारे बिना खाए पड़े दिन भर यहीं पड़े रहते थे, लेकिन आप तक वो प्रोग्राम गए। तो बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद। अब उम्मीद करते हैं नीट का पेपर आपका सही होगा। धन्यवाद, थैंक यू।